हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको केमिस्ट्री का सेट नंबर 4 यानी 2019 का सेट नंबर 4 देने जा रहे हैं। अभी तक आपके 2020 के पूरे हो चुके हैं और 2019 के भी 3 सेट आपके हो चुके हैं, चौथा है आपका। ठीक है, हर सन में आपके 7-7 सेट दिए हुए हैं। 2020 के 7 सेट हो चुके हैं, केमिस्ट्री की और फिजिक्स के भी हो चुके हैं। यह आपका केमिस्ट्री का 2019 का सेट नंबर 4 BM है, क्लास 10th का। आपके 3 खंड होते हैं। पहला खंड होता है भौतिक विज्ञान का, दूसरा खंड होता है रसायन विज्ञान का और तीसरा खंड होता है जीव विज्ञान का। तो पहला खंड भौतिक विज्ञान का और दूसरा खंड रसायन विज्ञान का भी डाल रहे हैं। ठीक है, जीव विज्ञान का तीसरा खंड है, अभी बाद में देंगे। तो आप पहले ये दोनों खंड हल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सभी बच्चों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे हल करें और सभी को ये अनसॉल्व पेपर हल करने में सुविधा होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सारे प्रश्न आपके हो जाएं और अधूरे में ना छोड़ें, नहीं तो फिर आप की गलती है। पूरा अनसॉल्व पेपर हल करें जरूर। चलिए देखते हैं, इसमें पहले बहुविकल्पी होते हैं। बहुविकल्पी 3 होते हैं खंड खा में, ठीक है, और खंड का में 4 होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला नियान है, यानी इसमें पूछ रहा है कि नियान क्या है। क्षार धातु है, उपधातु है, अक्रिय गैस है, संक्रमण तत्व है। नियान क्या है? तो नियान आपका ना तो क्षार धातु है और ना ही उपधातु है और ना ही संक्रमण तत्व है। ये आपकी गैस है। नियान क्या है? एक अक्रिय गैस है आपका। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो बहुविकल्पी दिए हुए हैं इसमें पूछ रहा नियान क्या है। नियान आपका अक्रिय गैस है। क्षार धातु और उपधातु संक्रमण तत्व तीनों ये गलत है, ये नहीं है इसके अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम, एसिटाल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड समूह का कौन सा तत्व लगता है? वो लास्ट में क्या जोड़ते हैं? अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं लास्ट में? अल जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एथेनॉल, पहला नंबर क्या दिया हुआ है? एथेनॉल। ये एथिल एल्कोहल का है क्योंकि एथेनॉल में शुरुआत में ऑल शब्द जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ऑल। तो यहाँ पे ये हमारा एथेनॉल है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर है। अगला है मेथेनॉल। ये भी आपका एथेनॉल का वो एल्कोहल श्रेणी का है। एल्कोहल श्रेणी का ये भी है, तो इसको पढ़ेंगे। ये मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है मेथेनॉल, तो ये भी नहीं है। अब आपका लास्ट में एसिटिल्डिहाइड दिया हुआ है, तो एल्डिहाइड समूह का है। एल्डिहाइड समूह में लास्ट में अल शब्द जोड़ते हैं। कौन सा शब्द जोड़ते हैं? अल शब्द जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मेथेनॉल है, तो ये फर्स्ट वाले का है। एसिटिल्डिहाइड यहाँ पूछ रहा है, यानी दूसरे नंबर में जो आ रहा है वो आपका एसिटिल्डिहाइड है। तो ये मेथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड का होता है आपका। ये किसका होता है? फॉर्मल्डिहाइड का। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा दूसरा, एथेनॉल। चार ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, आशा करते हैं सभी बच्चों को। लेकिन हाँ, ये तुक्का लगाने की आदत छोड़ दें, तुक्का ना लगाएं, सारे ऑप्शन समझ के लगाएं कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, इसका सूत्र होता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, यानी इसका जलीय विलयन सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है? यह पूछ रहा है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो ना तो ये उभयधर्मी है और उदासीन भी नहीं है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन उदासीन भी नहीं आता है, और ये क्षार भी नहीं है। ये आपका क्या है? अम्लीय है। इसका राइट आंसर होगा पहला, ये आपका अम्लीय है। क्या है सल्फर डाइऑक्साइड का विलयन? अम्लीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां का नंबर 6वें से का और खा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6वें का पूछ रहा है, इसमें pH मूल्य क्या है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है? लिखिए, यानी pH का मान, pH मूल्य या pH मान उसी को कहते हैं क्या है? pH मूल्य या pH मान क्या है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 मिनट, शेयर करें भाई बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए देखते हैं इसमें pH मूल्य क्या है। pH मूल्य, pH मान को ही बोलते हैं pH मूल्य। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में, हाइड्रोजन 1 मिनट,
हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, यानी ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं यहाँ पे? पीएच कहते हैं, या पीएच मूल्य या पीएच मान भी कहते हैं। पीएच बराबर होता है -log H प्लस, यानी हाइड्रोजन धनायन लगा हुआ है। अगर इसमें पूछ रहा है पीएच का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, पीएच का महत्व देख लेते हैं। पीएच का महत्व, पीएच हमारे उदर में HCl उत्पन्न करता है। उदर का मतलब पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाया जाता है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक, कहते हैं एसिडिटी हो रहा है, पेट में जलन सी हो रही है, खट्टा खट्टा सा लग रहा है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। हमारे उदर में यानी पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाता है, और ये भोजन के पचाने की क्रिया भी करता है। जो भोजन को पचाता है, अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने पर उदर में जलन का अनुभव होता है, यानी अत्यधिक मात्रा में अगर उत्पन्न हो जाता है ये HCl तो हमारे पेट में जलन का अनुभव होने लगता है। कुछ लोग तो अभी गांव में ख्याली भाषा आए हैं कि अगर पेट में जलन होता है तो कहेंगे कोई याद कर रहा है, किसी की याद आ रही इसलिए हमारा पेट जला। ऐसा नहीं है, ठीक है? ये तो अब ये अनपढ़ लोगों की सोच है कि क्या कहते हैं ये जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण हमारे पेट में जलन का अनुभव होने लगता है, यानी एंटासिड अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। यानी जो हमारे में एंटासिड अम्ल पाया जाता है इसकी अधिकता को और उदासीन कर देता है। मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम होने लगा तो दांतों में हमारे हानि होना प्रारंभ हो जाती है, और जिसे क्या कहते हैं? दंत क्षय। दंत क्षय रोकने के लिए एक क्षारकीय दंत मंजन का, क्योंकि अम्ल में अधिकता बढ़ जाती है ना, इसलिए हमें क्षार का उपयोग करना पड़ेगा। अगर अम्ल की अधिकता बढ़ जाएगी तो हमें क्षारकीय मंजन का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे हमारे अपने दांतों की हानि को रोक सकते हैं। तो कहाँ पे? यहाँ पे क्षारकीय दंत मंजन का भी उपयोग किया जाता है, जिससे अम्लीय की अधिकता को क्या करेगा? उदासीन करेगा। अगर हमारे अम्लीय ज़्यादा बढ़ जाता है तो अब जब हम अम्ल को साथ क्षार मिलाएंगे तो वो क्या होगा? उसकी उदासीन की मात्रा बना देगा, जिससे हमें आराम मिलेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दंत क्षय को रोकने के लिए हम कौन सा मंजन करेंगे? क्षारकीय, ठीक है? जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, अगर पीएच मान इसका 5.5 से कम हो जाता है तो इसका पीएच मान दांतों का क्षय होना यानी हानि होना प्रारंभ हो जाता है, और इसके लिए हम दंत क्षारकीय मंजन का उपयोग करते हैं, जिससे अम्ल की अधिकता को क्या कर देता है? ये उदासीन हो जाती है और दंत क्षय रुक जाता है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा इसका मतलब क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, और जो बच्चे नए हों इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो तक पहुंच सके, क्योंकि अभी इस समय आपके स्कूल कॉलेज बंद है और संभावना है कि आगे भी बंद रहेंगे, इसलिए आप ऑनलाइन स्टडी जारी रखें। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए पढ़ाई में बिल्कुल वो ना करें लापरवाही। चलिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं उसी का 6वें का नंबर अभी बता रहे थे, अब ये आपका खा नंबर है, ठीक है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र लिखिए। इसे बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ये पूछ रहा है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? सोडियम बाई कार्बोनेट, और इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। ये इसका सूत्र है, और इसका सोडियम बाई कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, और इसे बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण चलो देख लेते हैं। ये है आपकी बनाने की विधि। NaCO3 को यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके बनाया जा सकता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जब धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब ये बनता है। Na2CO3 आपका धावन सोडा प्लस इसके जलीय विलयन मतलब H2O। क्या कह रहा है इसके बनाने की विधि को देखिए। आपको इतनी डिफिनेशन याद होगी, इससे आप पूरा समीकरण हल कर सकते हैं। तो आपको समीकरण पता है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट को Na2CO3 के जलीय विलयन में क्या कह रहा है? Na2CO3, तो आप यहाँ लिखेंगे Na2CO3 के जलीय विलयन में मतलब जल में क्या कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। जब ये सब मिला देंगे तो क्या बनेगा आपका बेकिंग सोडा, या इसी को
बेकिंग सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसी को मीठा सोडा, जो आप खाने वाला सोडा कहते हैं, घरों में सबके पाया जाता है। कोई चीज़ स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है और जल्दी पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बन के क्या बनेगा, बेकिंग सोडा, यानी 2NaHCO3। क्योंकि सारी संख्याएं डबल डबल हैं, 2 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन, ये 2 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे आगे हल करने के लिए क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। संतुलित समीकरण जरूर कुछ सीखें। अगर समीकरण पूरा लिखते हैं तो उसको पहले ये देखें कि समीकरण संतुलित हुआ है कि नहीं, आधा अधूरा छोड़ना दें, नहीं तो फिर वो आपकी गलत हो जाएगी। इसलिए दोनों तरफ की बैलेंसी बराबर करके देख लें कि दोनों तरफ के बैलेंसी बराबर हो रही है, दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हो रही हैं या फिर नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1 मिनट। अगला है 7वें का नंबर इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित के आयुपेशी पद्धति का नाम लिखिए। यानी आपके इसमें ये दी हुई है संरचना और इनमें से कह रहा है निम्नलिखित में आयुपेशी पद्धति में नाम बताना है। जैसे पहला है CH3 COCH3। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें आपको क्या देखना है, हमने कई बार बताया है आयुपेशी नाम बनाते समय सबसे पहले आप कार्बन की संख्या देखें, इसके बाद देखिए कि समूह कौन सा लगा है, इसके बाद अगर उसमें बॉन्ड लगा हुआ है तो आप बॉन्ड देखिए कौन सा लगा हुआ है और किस जगह लगा हुआ है, ये भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या हमारी कितनी हो रही है, 1 2 3। कार्बन कितने हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, 3 हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, कार्बन की संख्या देख ली कितनी है, 3 है। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है, इसके बाद समूह। समूह में क्या दिया हुआ है, CO। आपका ये क्या है, समूह। CO समूह क्या है, कीटोन समूह है। कौन सा है, CO समूह कीटोन। ये हमने कई बार बताया, CO समूह आपका कीटोन है। और कीटोन समूह में लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ओन। क्या जोड़ेंगे, ओन। तो 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोप। क्या होता है, 3 कार्बन वाला आपका प्रोप होता है। 3 कार्बन वाला आपका प्रोप होता है और इसमें लास्ट में प्रोप धन ओन जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन। क्या बनेगा, प्रोपेनोन। तो यहाँ पे 3 कार्बन है और लास्ट में CO को कीटोन समूह लगा है और आपके 3 कार्बन है तो प्रोप धन ओन बन जाएगा प्रोपेनोन। तो इसका आयुपेशी नाम क्या होगा, प्रोपेनोन। आशा करते हैं कि आपको कीटोन समूह का बनाने के लिए कहीं भी आ जाए, अगर उसमें और कार्बन है, 4 कार्बन है तो उसको ब्यूट लिख देंगे और अगर आपका बीच में CO लिखा हुआ है तो ब्यूट प्लस ओन आपका हो जाएगा ब्यूटेनोन। आशा करते हैं कि आपको कीटोन समूह का कहीं भी आएगा तो आपको लिखने में आसानी होगी और आपको ये सारी चीज़ें कीटोन समूह से संबंधित समझ में आ गया होगा। क्योंकि सबसे पहले हमको समूह पता होना चाहिए कि ये कौन सा समूह है। CO आपका क्या है, कीटोन समूह है। चलिए दूसरा नाम इसमें देख लेते हैं क्या है, 1 मिनट। दूसरा है C2H5OH। OH जहाँ सबसे पहले हमने कार्बन की संख्या कहा था, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला क्या होता है, एथ। क्या होता है, एथ होता है। और इसमें कौन सा समूह लगा है, OH समूह है। तो ये आपका कौन सा है, एल्कोहल समूह है। एल्कोहल समूह में लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एल्कोहल समूह में लास्ट में ऑल जोड़ते हैं तो एथ प्लस ऑल जोड़ देंगे तो आपका इसका आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 7वें का है, मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम समझाइए और मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं 2 दोषों को बताइए। यानी दोनों के नियम लिखना है और आधुनिक आवर्त नियम भी लिखना है और आवर्त सारणी की दोष बताना है। इसमें कई बार दोनों नियम पूछे गए हैं, मेंडलीव का नियम और आधुनिक आवर्त नियम कई बार पूछा है। ये सब जगह पूछा, मुझे लगता है कई बार सेट में आया हुआ है। ये अभी 2019 में ही पिछले सेट में भी मिला है। चलिए देख लेते हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में जस्ट थोड़ा सा अंतर है, बस ध्यान से देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल इजी है दोनों प्रश्न। आज के बाद आप ध्यान से देखिए, कभी भी नहीं भूलेंगे मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है और आधुनिक आवर्त नियम क्या है। ध्यान से देखें, कभी भी आज के बाद ये भूलेंगे नहीं और बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। ठीक है, देखिए
तत्व एक साथ हम आपको दोनों नियम समझा रहे हैं, और दोनों अगर आते हैं तो कैसे दोनों में अंतर आप कर सकते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, दोनों में लिखा है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु, 1 मिनट, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। वो आपका मेंडलीफ का आवर्त नियम होता है। जो परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है वो आपका मेंडलीफ का आवर्त नियम होता है। जहाँ पे परमाणु भार आए वहाँ पे मेंडलीफ आएगा, और जहाँ पे आपका परमाणु क्रमांक आ जाए वहाँ आपका आधुनिक आएगा। ठीक है, परमाणु भार का मतलब हो जाएगा आपका मेंडलीफ का नियम है, और परमाणु क्रमांक का मतलब आपका आधुनिक नियम है। बस इतना अंतर है इसमें। ठीक है, देखिए, परमाणु क्रमांक आधुनिक आवर्त का नियम कहलाता है, परमाणु भार मेंडलीफ का आवर्त नियम कहलाता है। मतलब तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, मेंडलीफ का आवर्त नियम कहलाता है। और तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं आपको ये दोनों नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, अब कभी भी नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए मेंडलीफ आवर्त सारणी के दोष क्या हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी के दोष, पहला नंबर है हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन को दोनों समूह प्रथम तथा सातवें में रखा गया है, जो दोषपूर्ण है। हाइड्रोजन के दोनों समूहों को प्रथम तथा सातवें समूह में रखा गया है जो दोषपूर्ण है। दूसरा है समस्थानिकों का स्थान। दो दोष पूछा था, समस्थानिकों का स्थान है। आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं है। आवर्त सारणी में क्या है, समस्थानिकों का स्थान कोई निश्चित नहीं है। ये इनके क्या हैं, दोष हैं। अगला इसी में ग नंबर दिया गया है, धामन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसका एक उपयोग भी बताइए। 2019 के सेट नंबर में तीसरे में भी था ये, फिर भी हम आपको बताएंगे। 2019 का भी जो तीसरा सेट कराया उसमें भी था ये। धामन सोडा का बनाने का रासायनिक नाम और उपयोग भी लिखिए, और इसमें एक उपयोग पूछा गया है, तो हमने कई उपयोग बता दिए थे पीछे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। धामन सोडा बनाने की विधि। धामन सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा भी कहते हैं। धामन सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में CO2 प्रवाहित करके सोडियम कार्बोनेट के विलयन में प्राप्त किया जाता है, जिसके वाष्पन से Na2CO3 के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जिसके वाष्पन से क्या होते हैं, Na2CO3 के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इसमें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के से वो करेंगे, 1 मिनट, जब कास्टिक सोडा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 और आपका जल की मात्रा अलग हो जाएंगे और धामन सोडा के क्रिस्टल बस बचेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका धामन सोडा, 2NaOH + CO2। तो आपका यहाँ बनेगा Na2CO3, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा और एक ऑक्सीजन बचेगा तो H2O। ये आपका रहा धामन सोडा बनाने की विधि। अब इसके उपयोग देखेंगे क्या है। कठोर जल को मृदु करने पर और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में भी किया जाता है। धातुओं को निष्कर्षण करने में किया जाता है। कागज, कांच तथा साबुन उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर आपका। 8वें में पूछा गया है, एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका उपयोग भी लिखिए। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7वें नंबर में पूछा, 8वें का क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है होता है 7 नंबर का पूछा जाता है इसमें। ठीक है, और इसके 8वें में भी रहता है, अगर आप उससे एक नहीं बनता तो दूसरा अथवा वाला भी कर सकते हैं। एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका एक उपयोग भी लिखिए। उपयोग क्या है, उपयोग पहले बता दिए हैं, एसिटिक अम्ल की रासायनिक गुण बाद में बता रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम सिरका बनाने में, यानी एसिटिक अम्ल का ही सिरका बनाया जाता है तो कृत्रिम सिरका बनाने में, और रबर के स्कंदन में भी किया जाता है, और कृत्रिम रेशों के निर्माण में भी किया जाता है। क्या किया जाता है, कृत्रिम रेशों के निर्माण में। एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण देखेंगे। पहला है एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण, सोडियम से क्रिया करता है। जब एसिटिक अम्ल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह आपका वो है एसिटिक अम्ल का सूत्र। एसिटिक अम्ल जब सोडियम से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा।
2CH3COO, यहाँ पे जो 2 लगा हुआ है वो हल करने के लिए लगाया जाता है CH3COO प्लस Na। अगर Na कराएंगे तो CH3COO Na बन गया, लेकिन एक आपका हाइड्रोजन बचता है, तो एक हाइड्रोजन आपका कहीं भी नहीं रखा जाता है। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा ये रहा। तो एक हाइड्रोजन आपका अलग नहीं किया जाता है। H2 के लिए सिर्फ अगर हम यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो सारी संख्या डबल होती है। 1 मिनट, यहाँ 2 नहीं लगा, यहाँ भी 2 लगाएंगे, तब यहाँ भी हम आगे क्या करेंगे, 2 लगाएंगे ताकि सारी संख्याएं बराबर हो जाएंगी, फिर आपके हाइड्रोजन बचेंगे। अगला क्वेश्चन है, वो अगली हेडिंग है, इसी में कह रहा है कि 4 रासायनिक गुण लिखने थे, 3 और उपयोग थे। तो दूसरी है Na2CO3 से क्रिया, यानी सोडियम कार्बोनेट से धामन सोडा से क्रिया करके सोडियम एथेनोएट लवण बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एथेनोएट लवण, या इसी को बोलते हैं सोडियम एसीटेट। एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COO और धामन सोडा का होता है Na2CO3। जब क्रिया करेगा CH3COO Na प्लस CO2 प्लस जल की मात्रा बनेगी। इसमें भी हमने कहा कि यहाँ पे Na2CO3 धामन सोडा का सूत्र होता है, इसलिए सोडियम की संख्या कितनी है, इसलिए हम हल करने के बैलेंस ही पूरी करने के लिए यहाँ पे क्या लगाए हैं, 2 लगाए। इसलिए जब अब क्रिया हल करें तो ध्यान दें कि दोनों तरफ की संख्याएं बराबर होनी चाहिए। आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2CH3COO है, तो यहाँ पे भी 2CH3COO है, और Na 2 है तो Na आगे 2 लगा है, क्योंकि आगे जो 2 लगा होता है वो सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है। तो 2 Na हो गए, प्लस आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, एक ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ आगे 2 लगा है तो H2, एक ऑक्सीजन ये, तो आपका ये जल बच गया। ठीक है, अगला नंबर है NaOH से क्रिया। NaOH कास्टिक सोडा से क्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है, यानी CH3COOH प्लस NaOH से क्रिया करेगा तो CH3COO Na और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और जल की मात्रा बनती है H2O। इसी के 8वें में दिए रहता है, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 3 उपयोग, वो 3 अभिक्रियाएं या बाकी 4 नंबर का उपयोग पूछा हुआ था। अगला है, इसी में 8वें में पूछा रहता है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है निम्नलिखित पर साबुन का निर्मलीकरण, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, साबुनीकरण, ये टिप्पणी पूछ रहा है। देखिए, साबुन का निर्मलीकरण क्या है? साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा एवं कास्टिक पोटास के, ये NaOH को कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और KOH को कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा के, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय घोल को गर्म करके, यानी जो ये जल में घोल करके फिर गर्म करते हैं, और रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है। यानी ये साबुन के निर्माण की प्रक्रिया होती है, इसके बाद ग्लिसरॉल मुक्त होता है, और साधारण तापक्रम में साबुन नरम, ठोस एवं अवाष्पशील पदार्थ होती है। यानी जब ये साधारण तापक्रम में रहती है तो साबुन नरम, ठोस एवं ग्लिसरॉल मुक्त होता है एवं अवाष्पशील होती है, वाष्प में नहीं उड़ सकती है। यह कार्बनिक मिश्रण जल में घुल करके झाग उत्पन्न करता है। यानी जब साबुन या निरमा तैयार हो जाते हैं तो ये कार्बनिक मिश्रण होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण पाए जाते हैं। इसको जब जल में घोलते हैं तो ये क्या होता है, झाग उत्पन्न करता है। आप देखे होंगे कपड़े या साबुन लगाते हैं हाथों में तो भी झाग उत्पन्न करता है। ये आपका रहा साबुन का निर्मलीकरण। अगले देख लेते हैं आगे, इसमें संकलन और प्रतिस्थापन साबुनीकरण बचा। तो संकलन अभिक्रिया देखिए, इसमें पूछा गया है संकलन अभिक्रिया कुछ उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोजन देते हैं। इस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, कुछ उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संकलन अभिक्रिया कहेंगे। असंतृप्त के अंतर्गत आते हैं एल्कीन और एल्काइन, यानी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, और इससे क्या बनेगा, संतृप्त बनेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ेंगे। जैसे निकेल की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन देंगे। क्या देंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
चलिए देखते हैं इसमें उदाहरण, जैसे कि आर की जगह आप एच लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर की जगह एल्किल समूह लगा सकते हैं, ये आपका एल्किल समूह है। तो देखेंगे यहाँ पे सी और आर लगा है, डबल बॉन्ड आर, तो यहाँ पे निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो ये सी और आर जहाँ आपका लगा है, यहाँ पे आप एल्किल समूह के सदस्य लगा सकते हैं, जैसे कि CH3 है, C2H5 है, ये क्या है, एल्किल श्रेणी के सदस्य। आर का मतलब होता है एल्किल श्रेणी के सदस्य आप जोड़ सकते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसी में पूछ रहा था, तीसरी टिप्पणी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब किसी यौगिक के अणु में से एक या एक से अधिक परमाणु क्रमशः किसी अन्य परमाणुओं में विस्थापित हो जाते हैं, यानी जब किसी यौगिक के अणु में से एक या एक से अधिक परमाणु क्रमशः किसी अन्य परमाणुओं से विस्थापित हो जाते हैं, तो वे क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसी को विस्थापन बोलते हैं, जब वे किसी परमाणु या अणु से विस्थापित हो जाती है, वही विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे CH4 को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्रतिस्थापित हो जाते हैं और नाइट्रोमेथेन बनाता है। क्या है, CH4 के सांद्र NO3 के साथ CH4 सांद्र NO3 के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मेथेन अणु को एक हाइड्रोजन परमाणु NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और नाइट्रोमेथेन बनाता है। तब आपका क्या होगा, CH4 और HNO3 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो नाइट्रोमेथेन बनेगा और प्लस जल की मात्रा बनेगी। सॉरी, आपका यहाँ पे लग रहा है साबुनीकरण छूट गया है, लेकिन इसके पिछले वाले सेट में भी था साबुनीकरण, तो हमने वहाँ पे बताया, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें लगता है साबुनीकरण नहीं आ पाया है, तो आपकी पीछे अभिक्रिया में वो पीछे वाले सेट में भी बताए हैं हमने साबुनीकरण, तो आपको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। नहीं है अभी, यहाँ पे वो छूट गया होगा कहीं पे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे कई सेटों में पूछा गया है, हमने हर सेट में लगभग बताया है। अगले सेट में अगर आता है तब भी हम आपको साबुनीकरण बताएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।